आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, कंट्रोल एन करके आप न्यू टैब पे आ जाएं। यहाँ पे आपके टेक्स्ट एडिटर में फाइल मेन्यू पे न्यू का ऑप्शन होता है, यहाँ से क्लिक करके भी आप नए पेज पे आ सकते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि जितने भी आप वेब पेजेस क्रिएट करेंगे आपको हर बार HTML टैग ओपन क्लोज, हेड टैग ओपन क्लोज और बॉडी टैग ओपन क्लोज करना होगा। इसी के अंदर आपके सभी वेब पेजेस क्रिएट होंगे जितना भी हम लोग बनाएंगे। तो मैंने फिर से वही सेम सिंटेक्स को लिख लिया है कि HTML टैग मैंने ओपन कर लिया है, देन उसको सबसे बॉटम में सबसे नीचे क्लोज कर लिया है। आफ्टर दैट मैंने हेड टैग को ओपन किया है और हेड टैग को क्लोज किया है। देन मैंने यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन किया है और बॉडी टैग को क्लोज किया है। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव मैंने जब किया तो यहाँ पे मैंने एक अदर पेज का नेम दे दिया या अदर फाइल का नेम दे दिया। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया program2 और फिर से यहाँ पे आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा .html या .htm। मैंने इसको सेव कर दिया। अब बात आती है रन करने की कि हम इस सेकेंड प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे। तो रन करने का भी वही प्रोसेस है कि आप अपने कोडिंग के फोल्डर में जाइए, वहाँ पे आप अपने जिस भी प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं उसको आप टैप करिए, टैप मतलब वन टाइम क्लिक, एंड देन आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है ओपन विद ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको गूगल क्रोम पे या आपके पास जो भी वेब ब्राउज़र अवेलेबल हो उसको आप रन कर दीजिए और आपका ये रन हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं था इसलिए हमें रिज़ल्ट में कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब नया टैग की बात करें तो आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा कि कुछ टेक्स्ट मूव कर रहे होते हैं वन साइड टू अनदर साइड। यदि हमें वैसा बनाना हो कि हमारा भी टेक्स्ट, हमारा भी इमेज, पैराग्राफ वन साइड टू अनदर साइड मूव करे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम एक टेक्स्ट लेंगे जिसे कि हमें मूव कराना होगा। तो मैंने ये एक टेक्स्ट ले लिया, सेव किया मैंने इसको और सेव करके मैंने इसे रन किया तो वो टेक्स्ट आपका यहाँ पे विजुअल हो जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट आपका विजुअल हो गया। अब यहाँ पे हमें इस टेक्स्ट को क्या करना है, वन साइड टू अनदर साइड मूव करना है। ये मूव होता रहे हमारे स्क्रीन पे, हमारे वेब पेजेस पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक टैग लेंगे मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग को मैंने यहाँ पे ओपन किया और मार्क्यू टैग को मैंने क्लोज किया। ठीक है, मैंने मार्क्यू टैग को ओपन किया और मार्क्यू टैग को क्लोज किया। इस मार्क्यू टैग का वर्क होता है किसी भी टेक्स्ट या किसी भी इमेज को वन साइड टू अनदर साइड मूव करने के लिए, रन करने के लिए। अब आप यदि इस कोड को सेव करके चेक करेंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि आपका जो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स था अब वो आपका मूव होने लगा। ठीक है, ये टेक्स्ट आपका मूव हो रहा है। सभी को आवाज़ प्रॉपर आ रही है? सभी को आवाज़ प्रॉपर मिल रही है? ठीक है, अब देखिए आगे। तो ये टेक्स्ट आपका वन साइड टू अनदर साइड मूव होने लगा। जब ये मूव हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अपनी एक डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अपनी एक स्पीड है जिस स्पीड के थ्रू ये मूव हो रहा है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट साइड को जा रहा है। तो हमें यदि ये करना हो कि हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर पाएँ और इसका जो स्पीड है उसको भी हम लोग चेंज कर पाएँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए मार्क्यू टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं। एट्रीब्यूट्स का क्या वर्क होता है, एट्रीब्यूट्स का वर्क होता है किसी भी टैग की फंक्शनैलिटी को बताना। जैसे ये टैग क्या था, इस टैग का इतना काम था कि ये टेक्स्ट को मूव कर सकता है और इसकी अपनी एक स्पीड होगी, उस स्पीड में ये मूव कर सकता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यदि हमें इस स्पीड को और ज़्यादा कम करना है या और बढ़ाना है तो क्या करना होगा, और यदि हमें इसका डायरेक्शन लेफ़्ट से चेंज करके राइट करना हो या ऊपर नीचे करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मार्क्यू टैग का एट्रीब्यूट। ये जो आपका एट्रीब्यूट होगा वो इस मार्क्यू टैग के जस्ट बगल में लिखा जाएगा। जैसे सबसे पहला इसका एट्रीब्यूट है डायरेक्शन। हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, डायरेक्शन। डायरेक्शन की बेसिकली 4 वैल्यू होती है। पहली वैल्यू होती है लेफ़्ट, जो आपका मार्क्यू लेफ़्ट को जा रहा है। सेकेंड वैल्यू होती है इसकी राइट। यदि अब आप देखेंगे तो आपका जो टेक्स्ट ये राइट टू लेफ़्ट हो रहा था, अब ये लेफ़्ट टू राइट होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अब ये लेफ़्ट टू राइट हो गया, लेफ़्ट टू राइट मूव करने लगा। ये लेफ़्ट टू राइट कैसे मूव कर रहा है,
क्योंकि हमने डायरेक्शन की वैल्यू राइट पास कर दी है। तो डायरेक्शन की वैल्यू आप जो भी पास करेंगे वो उसी डायरेक्शन को जाएगा। देन इस डायरेक्शन की एक और वैल्यू है अप। यदि आप अप कर देते हैं तो आपका टेक्स्ट ऊपर को जाने लगेगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन जब ये ऊपर को जा रहा है तो आप देख रहे होंगे कि ये एक लिमिटेड एरिया में ये ऊपर को जा रहा है। ये लिमिटेड एरिया में क्यों ऊपर को जा रहा है? जबकि हम चाहें तो हम अपने वेब पेज के किसी पोजीशन से इसको ऊपर को ले जाएं, हम चाहें तो इसकी एक हाइट सेट कर दें, वहाँ से ये ऊपर को जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। उस एट्रीब्यूट का नाम है हाइट। वो आपका टेक्स्ट उतने ही एरिया में क्यों ऊपर को जा रहा है? वो इसलिए उतने ही एरिया में ऊपर को जा रहा है क्योंकि उसकी फॉन्ट साइज उतनी है। जितनी उसकी फॉन्ट साइज है वो उतना एरिया कवर कर रहा है। उतना एरिया जब वो कवर कर रहा है इसीलिए वो ऊपर को मूव कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारे वो वेब पेज के किसी डिसाइडेड हाइट से ऊपर को जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हाइट एट्रीब्यूट। और हाइट में आपको देना पड़ेगा हाइट की वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने दे दिया 300 हाइट होगा, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया पिक्सल में 300 पिक्सल, कि जो हमारा टेक्स्ट मूव हो रहा था बाय डिफ़ॉल्ट एक एरिया में, अब वो 300 हाइट से ऊपर को जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो आपके स्क्रीन से, आपके वेब पेज से जहाँ भी 300 एरिया आ रहा होगा उससे वो ऊपर को जाने लगेगा, जैसे ये जा रहा है आपका। ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे आप विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। जैसे जब हम लोग डायरेक्शन लेफ्ट या राइट देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी पूरी स्क्रीन को लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके पूरे स्क्रीन के विड्थ में जाता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे विड्थ सेट कर देंगे तो आपका जो ये टेक्स्ट है वो आपके लेफ़्ट या राइट करने पे, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया राइट, तो वो उतने ही एरिया में जाएगा जितना आपने विड्थ दे रखा होगा। वो आपके पूरी स्क्रीन पर नहीं जाएगा, क्योंकि पूरी स्क्रीन होती है आपकी 100% और मैंने यहाँ पे दे रखा है 500 पिक्सल। तो यहाँ पे देखेंगे वो वहीं तक जा रहा है, वो पूरी स्क्रीन में नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे विड्थ को सेट कर दिया है। अब जब मैं विड्थ को देखना चाह रहा हूँ तो मैं हाइट नहीं देख पा रहा हूँ कि हाइट कहाँ तक 300 पिक्सल है, और जब मैं हाइट पे रन कर रहा हूँ तो मैं विड्थ को नहीं देख पा रहा हूँ कि विड्थ कहाँ तक हमारा 500 पिक्सल है। तो इन दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप अपने एरिया का बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, जिससे आपका पता चल जाएगा कि आपकी विड्थ कहाँ तक है और आपका हाइट कहाँ तक है। तो मैंने यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज किया जिसका नाम है बीजी कलर। इसका यूज करके आप अपने मार्क्यू के एरिया का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कलर दे दिया येलो। अब मैंने इसे सेव किया और रन किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा कि जितना मैंने एरिया ले रखा था हाइट एंड विड्थ के लिए, उतने एरिया का यहाँ पे आपका बैकग्राउंड सेट हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और यदि आपको मान लीजिए कि इस टेक्स्ट की जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पीड है उसको थोड़ी और बढ़ानी हो, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है जिस एट्रीब्यूट का नाम है स्क्रॉल अमाउंट। हम लोग इसे बोलते हैं स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट। इस स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 6। जो आपका अभी टेक्स्ट मूव हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, उसकी जो वैल्यू है वो 6 है। यदि हम लोग 6 से ज़्यादा वैल्यू पास करते हैं, जैसे मैंने पास कर दिया 20, तो अब आप क्या देख पाएंगे कि आपका जो टेक्स्ट कुछ इस स्पीड में मूव हो रहा था, अब वो 20 की स्पीड में मूव होगा। और ज़्यादा आप वैल्यू देंगे तो ये फास्ट होता जाएगा। तो सपोज करिए कि आपने बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड दे दी, और यदि आपका टेक्स्ट इस स्पीड से चलेगा तो कोई भी यूज़र इसको रीड नहीं कर पाएगा, कोई भी कस्टमर इसको आसानी से पढ़ नहीं पाएगा। तो कोई भी यूज़र इसको ईजिली पढ़ पाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा वो समझिए। उसके लिए यहाँ पे एक और आपका एट्रीब्यूट यूज होगा। यहाँ पे उस एट्रीब्यूट का नाम है ऑन माउस ओवर। ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑन माउस ओवर, जिसकी वैल्यू होती है दिस डॉट स्टॉप। इसका काम ये होगा कि जब आप उस एरिया पे या उस एलिमेंट पे माउस को लेकर के जाएंगे तो आपका टेक्स्ट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और जब आप स्टॉप हो जाएगा और कितनी भी स्पीड में हो वो रुक जाएगा, तो आप उसको ईजिली रीड कर सकते हैं। जैसे ये अभी तो आपका ये स्पीड में चल रहा है तो हो सकता है कि आप ईजिली रीड ना कर पाएँ, लेकिन जैसे ही आपने ऑन माउस ओवर लगाया
आप माउस ले जाएंगे वो वहीं पे रुक जाएगा। आप देख पा रहे होंगे वो वहीं पे रुक गया है, ठीक है। अब यदि आप अपने माउस को हटाएंगे तो वो फिर से मूव नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो रुक गया है। लेकिन हम चाहते हैं ऐसा है कि जब हम माउस को ले जाएं तो वो रुक जाए, और जब माउस को हटाएं तो वो फिर से चलने भी लगे। तो इसके लिए माउस के हटाने के बाद एक बार फिर से वो चलने लगे, एक और एट्रीब्यूट यूज होता है जिसका वैल्यू है ऑन माउस लीव, जिसकी वैल्यू होती है यहाँ पे दिस डॉट स्टार्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पास किया ऑन माउस लीव दिस डॉट स्टार्ट, सेव किया मैंने यहाँ पे। अब रन किया तो ये टेक्स्ट आपका मूव हो रहा है। मैं यहाँ पे माउस ले गया तो वो रुक गया, और हटाया तो फिर से वो चलने लगा। अगेन ले गया, अगेन स्टॉप हो गया, हटाया मूव होने लगा। माउस ओवर किया, स्टॉप, हटाया तो ये चलने लगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी काम करती है माउस के ले जाने पे रोकने के लिए, और ये आपका एट्रीब्यूट काम करता है माउस के हटाने पे फिर से चलने के लिए। देन आप ये भी देख पा रहे हो कि जो आपका टेक्स्ट है वन टाइम ये लेफ्ट से निकल रहा है और राइट को फिर से उसी बॉक्स के अंदर जा रहा है। ऐसा कुछ हो कि इसी बॉक्स में वो आता जाता रहे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है जिस एट्रीब्यूट का नाम है बिहेवियर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं बिहेवियर, जिसकी वैल्यू होती है ऑल्टरनेट। आप यदि बिहेवियर की वैल्यू ऑल्टरनेट यूज करते हैं तो जो आपका ये टेक्स्ट है वो उसी बॉक्स में ही रहेगा, बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा। जैसे ये मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे वो बॉक्स से टकराएगा और अगेन रिटर्न हो जाएगा, वो बॉक्स के अंदर अब नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बिहेवियर की वैल्यू ऑल्टरनेट दे रखी है। तो ये इतने एट्रीब्यूट्स होते हैं मार्क्यू टैग के, क्योंकि मार्क्यू टैग का अपना एक लिमिटेड वर्क था, बट यहाँ पे जो हमने एट्रीब्यूट यूज किए हैं ये उस लिमिटेड वर्क में और एडिशन कर दिए हैं और एक्स्ट्रा काम कर दिए हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, जो ये एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं वो किसी भी टैग के जस्ट बगल में लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्शन को यहाँ पे पहले लिख दें, नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये रूल नहीं बना है। रूल क्या बना है कि किसी भी टैग का जो एट्रीब्यूट होगा वो उसके बगल में लिखा जाएगा। फिर जो एट्रीब्यूट लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले आप एट्रीब्यूट का नाम देते हैं, फिर आप इक्वल ऑपरेटर लगाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आप डबल क्वोट्स के अंदर उसकी वैल्यू को पास करते हैं। ये जो वैल्यू दी जाती हैं ये किसी किसी एट्रीब्यूट की फिक्स होती हैं और किसी किसी एट्रीब्यूट की हमारे अकॉर्डिंग चेंजेबल भी होती हैं। जैसे डायरेक्शन की वैल्यू फिक्स है, इसकी 4 वैल्यू है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। बट यहाँ पे जो हमने हाइट यूज किया है मैंने अपने मन से यूज किया है। ये हाइट जो है ये मैं अपने मन से दे रहा हूँ, तो ये आपके ऊपर डिसाइड करेगा कि आप क्या दे रहे हैं। फिर ये बीजी कलर भी हमारे ऊपर डिपेंड है कि मैं क्या दे रहा हूँ। स्क्रॉल अमाउंट भी हमारे ऊपर है कि मैं कम ज़्यादा दे सकता हूँ। बट जो ये आपने ऑन माउस ओवर किया है ये HTML का बना बनाया है, आपको यही यूज करना पड़ेगा। इसकी ये फिक्स्ड वैल्यू है, ऑन माउस लीव की वो फिक्स वैल्यू है, बिहेवियर की वो फिक्स वैल्यू है। फिर यहाँ पे जो मैंने ये एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, ज़रूरी नहीं कि सबसे पहले आप डायरेक्शन लिखिए, उसके बाद आप हाइट लिखिए, उसके बाद आप विड्थ लिखिए। आप इनमें से किसी भी एट्रीब्यूट को कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बिहेवियर को यहाँ पे पहले लिख दिया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि इनका कोई अपना एक पोजीशन है उसी पोजीशन पे ही लिखे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी आपको ज़रूरत पड़ती है अपने डिज़ाइन की, उसके अकॉर्डिंग आप एट्रीब्यूट को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको किसी को पहले लिखने की ज़रूरत पड़े तो आप पहले लिखिए, किसी को बाद में लिखने की ज़रूरत पड़े तो आप बाद में लिखिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस एट्रीब्यूट को पहले यूज कर रहे हैं और किस एट्रीब्यूट को आप बाद यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट का कोई पोजीशन नहीं है, बट ये भी आपको ध्यान देना है कि ये जो एट्रीब्यूट यूज किए गए हैं ये केवल और केवल मार्क्यू टैग के लिए बने हैं। ऐसा नहीं आप इनको बी टैग के अंदर, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर, या जितने भी हम लोगों ने बेसिक टैग पढ़े हैं उनके अंदर भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट बने हैं वो इसी टैग के लिए बने हुए हैं। तो ये था आपका मार्क्यू टैग। इसका यूज करके आप किसी भी टेक्स्ट को वन साइड टू अनदर साइड मूव कर सकते हैं, और किसी भी इमेज को कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ को कर सकते हैं, यहाँ तक आप पूरे कंप्लीट वेब पेज को भी मूव कर सकते हैं। बस लिखना होगा आपको मार्क्यू टैग ओपन और मार्क्यू टैग क्लोज। जिसको भी मूव कराना है उसको आपको मार्क्यू टैग के अंदर पास कर देना होगा। आपका मार्क्यू उस टेक्स्ट को, उस इमेज को, उस पैराग्राफ को मूव कर देगा। अब हम लोग नेक्स्ट टैग पढ़ेंगे। ये था आपका मार्क्यू टैग और उनके एट्रीब्यूट्स।
अब जो नेक्स्ट टैग हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिस्ट। ठीक है, कि लिस्ट क्या होता है। आपने बहुत सारे वेब पेज में या वेबसाइट में देखा होगा कि लिस्ट की फॉर्मेट में डेटा होता है। जैसे आप बात करते हैं रेस्टोरेंट टाइप की वेबसाइट की, या आप कहीं भी देखते होंगे किसी भी सर्विस का ऑप्शंस लिखे होते हैं कि इस सर्विस में हम इतने ऑप्शन देते हैं। या कहीं भी आपने कोर्स में देखा होगा कि कोर्स में आपको नंबर ऑफ कोर्सेज लिखे जाते हैं पॉइंट करके, 1 2 3 4। रेस्टोरेंट में भी ऐसे आपके फूड के ऑप्शन होते हैं, फूड 1 फूड 2 फूड 3 करके, जहाँ पे आपके ऑप्शन कई सारे होते हैं। आप चूज भी कई सारे कर सकते हैं और सिंगल भी चूज कर सकते हैं। तो जहाँ भी लिस्ट बनाने की बात आती है, किसी वेबसाइट में आपको लिस्ट दिखाना हो, ये हमारे पास लिस्ट है, हम ये काम करते हैं, हमने इतना काम कर लिया, तो उसको बनाने के लिए HTML में टैग बना हुआ है। वैसे बात करें लिस्ट के, तो लिस्ट 3 टाइप के होता है। एक होता है आपका UL, जिसका फुल नेम है अनऑर्डर्ड लिस्ट। सेकेंड है आपका OL, जिसका फुल नेम है ऑर्डर्ड लिस्ट। एंड थर्ड है आपका DL, जिसका फुल नेम है डेफिनेशन लिस्ट। तो ये आपके पास 3 टैग हैं, UL, OL एंड DL। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट एंड DL मीन्स डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग जो भी लिस्ट पास करेंगे उसका जो सीक्वेंस होगा, उसकी जो ऑर्डरिंग होगी, बाय डिफ़ॉल्ट वो अनऑर्डर्ड होगा, उसका कोई सीक्वेंस नहीं होगा, उसकी कोई लिस्टिंग नहीं होगी, उसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे कि ये डेटा आपका पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, उसका कोई अपना सीक्वेंस ही नहीं है। बट वही काम यदि आप OL का यूज करके करते हैं तो उस लिस्ट का अपना एक सीक्वेंस होगा, उस लिस्ट की अपनी एक नंबरिंग होगी, जिससे आप ये जान सकते हैं कि ये लिस्ट कौन से नंबर पे है। फिर बात करते हैं DL की, तो DL थोड़ा सा इनसे डिफरेंस है OL और DL से, वो हम लोग देखेंगे कैसा कितना डिफरेंस है। फिर इनके साथ साथ एक और टैग होता है जिसका नाम है LI, जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट आइटम्स। LI का काम क्या होता है? LI का काम होता है अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड वे में लिस्ट के नेम को देने के लिए। जैसे आप जब भी लिस्ट बनाएंगे, चाहे वो ऑर्डर्ड वे का लिस्ट बनाएं या आप अनऑर्डर्ड वे का लिस्ट बनाएं, दोनों के केस में जो आइटम पास होंगे, दोनों केस में जो लिस्ट के नेम पास होंगे, उनको यूज करने के लिए आपको LI टैग यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, UL भी आपका पेयर टैग होता है, OL भी आपका पेयर टैग होता है, और UL और OL के अंदर ही आपका यूज किया जाता है LI टैग, जिसका काम होता है लिस्ट के नेम को पास करना या लिस्ट के आइटम को पास करना, कि आपके लिस्ट में कितने आइटम हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, कितने हैं, उसको दिखाने के लिए आपका LI यूज होता है। फिर वो जो लिस्ट आपकी 10, 20, 25 की दिख रही है, उसका ऑर्डर है कि नहीं, वो आपका UL और OL डिसाइड करेगा। तो इनको शो करने के लिए मैं फिर से एक नया टैब या नया पेज ले रहा हूँ, जहाँ पे मैं इनसे रिलेटेड कोडिंग को लिखूँगा। तो मैंने नया पेज लिया, इसमें वही प्रोसेस कि मैंने HTML टैग को ओपन किया, HTML टैग को क्लोज़ किया, देन मैंने हेडर टैग को ओपन किया, हेडर टैग को मैंने क्लोज़ किया, बॉडी टैग ओपन किया और बॉडी टैग को क्लोज़ किया। इसको मैं सेव करता हूँ। जब मैं इसको सेव करूँगा तो मैं इस पेज का भी एक न्यू नेम दूँगा, जिसका मैंने नेम दे दिया प्रोग्राम 3, और इसका एक्सटेंशन पास करूँगा .html। तो ये पेज हमारा फिर से सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट दिखानी है, लेकिन उस लिस्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। क्यों ऑर्डर नहीं होगा? क्योंकि हम यूज करने जा रहे हैं आपका UL टैग, जिसका फुल नेम है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैं पास करने जा रहा हूँ LI, जिसका फुल नेम है लिस्ट आइटम। यहाँ मैंने दिया होम, यहाँ मैंने दे दिया एक और आपका अबाउट। ऐसे ही मैं कई सारे लिस्ट के नेम को पास कर देता हूँ। फिर मैंने यहाँ दे दिया लिस्ट का नाम एक PHP, अगेन मैंने लिस्ट का नाम दे दिया यहाँ पे C। सेव किया, और जब मैं इस पेज को रन करूँगा प्रोग्राम 3 को, तो आप देखेंगे कि आपको एक लिस्ट दिखेगी, लेकिन उस लिस्ट का कोई भी सीक्वेंस नहीं होगा। इस लिस्ट का यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डर या सीक्वेंस किससे होता है? 1 2 3 से होता है। यदि एक कोई डेटा 3 डॉट करके लिखा गया तो हम जान जाते हैं कि तीसरा नंबर है, किसी के आगे 10 लिखा हो तो हम समझ जाते हैं कि 10वें नंबर पे। तो वैसे ही यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आ रही है, कोई यहाँ पे सीक्वेंस नहीं आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि इसका जो
टैग यूज किया गया है वो यूएल टैग यूज किया गया है। बट यहाँ पे एक बेनिफिट होता है कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉट बन के आ रहा है या बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बुलेट बन के आ रहा है, जो यूएल टैग की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, यदि हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो चेंज होगा कैसे? तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे यूएल टैग का एक एट्रीब्यूट बना हुआ है, जिस एट्रीब्यूट का नाम है टाइप। ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट की 3 वैल्यू होती हैं। पहली वैल्यू होती है इसकी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया यूएल के अंदर स्क्वायर। अब मैं सेव करके रन करूँगा तो यहाँ पे जो आपका ये डॉट बन के आ रहा था, ये बुलेट बन के आ रहा था, अब वो स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा जैसे ये। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने इसी यूएल का दूसरा टाइप यूज किया। तो मैंने क्या किया, इस यूएल को मैंने सेम यहाँ से एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे जो सेकंड यूएल की टाइप है वो है आपकी सर्कल। सर्कल यूज करने से क्या होगा कि जो आपका ये टाइप स्क्वायर बन के आ रहा था वो ऐसा ही एक सर्कल बन के आने लगेगा ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसका जो टाइप था, पहले डॉट या बुलेट था, मैंने टाइप की वैल्यू पास किया स्क्वायर तो वो स्क्वायर में आने लगा। फिर मैंने टाइप की वैल्यू पास किया सर्कल तो वो सर्कल में आने लगा। फिर इसकी जो तीसरी वैल्यू है, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, वो है आपकी डिस्क, जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है, जिसको आप बुलेट बोल रहे थे या पॉइंट बोल रहे थे, उसका टेक्निकल नेम है डिस्क। यदि आप यूएल के टाइप की वैल्यू डिस्क देते हैं तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये डॉट या बुलेट बन के आ रहा है। ठीक है, ये क्यों बन के आ रहा है? ये डिस्क के थ्रू बन के आ रहा है। तो आप डिस्क को लिखें या ना लिखें, यूएल का बाय डिफ़ॉल्ट वही होता है। तो ये 3 टाइप हैं आपके यूएल टैग को। यदि आपको अपने यूएल टैग का जो लिस्ट का टाइप आ रहा है उसको यदि कभी चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो आप इन एट्रीब्यूट का यूज करके, यहाँ पे जो मैंने लिखा है 3, उनका यूज करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर इसी सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं ओएल टैग को। तो ओएल भी आपका पेयर टैग है। ठीक है, इस ओएल के अंदर भी लिस्ट के नेम को देने के लिए हम लोग यूज करते हैं एलआई। इसका नाम होता है लिस्ट आइटम। ये इसका जनरली काम होता है लिस्ट के आइटम को पास करने के लिए या लिस्ट के डेटा को पास करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो मैंने ओएल टैग के अंदर अभी 3 लिस्ट यूज किया है, 3 एलआई यूज किया है। मैंने इसे सेव किया और जब मैं इसे रन कराया तो मुझे रिजल्ट में क्या मिला, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो लिस्ट आ रही है आपकी वो आपकी 1 2 3 करके आ रही है। 1 2 3 क्यों करके आ रही है? क्योंकि आपने यहाँ पे ओएल टैग यूज किया है, जिसका काम ही होता है ऑर्डर्ड वे में लिस्ट को दिखाना, ऑर्डर के फॉर्मेट में लिस्ट को शो करना। ये काम होता है आपका ओएल टैग। और यहाँ पे आउटपुट में भी आप जज कर पाएंगे कि इसमें जो आपकी लिस्ट है वो दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है और पहले पे कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान पाएंगे क्योंकि उसके आगे 1 2 3 लिखा हुआ है। अब इसके भी अपने टाइप होते हैं, जैसे हम लोगों ने यूएल टैग के टाइप पढ़े हैं, सर्कल, स्क्वायर और डिस्क, वैसे ही इसके भी अपने टाइप हैं। वो अपने टाइप कौन कौन से हैं? तो इसका भी जो एट्रीब्यूट होगा वो टाइप ही होगा। पहली इसकी वैल्यू है स्मॉल ए। टाइप की जो वैल्यू है ओएल के केस में वो है स्मॉल ए। यदि आप यहाँ पे स्मॉल ए पास करते हैं तो आप रिजल्ट में क्या पाएंगे कि आपका जो लिस्ट है वो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इस ओएल टैग का जो दूसरा टाइप है वो आप समझिए, इसका दूसरा टाइप कौन सा है? तो इसका दूसरा टाइप है कैपिटल ए। ठीक है, मैंने यहाँ पास कर दिया कैपिटल ए। तो अब आप रिजल्ट में देखेंगे कि यहाँ पे कैपिटल ए टू कैपिटल जेड आ जाएगा ये। ठीक है, मैंने स्मॉल ए पास किया तो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, अब मैंने कैपिटल पास किया तो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। फिर इसके बाद इसकी एक और टाइप है, यदि आप ओएल के टाइप की बात करें तो उसकी तीसरी जो टाइप है वो है स्मॉल रोमन। ठीक है, इसकी तीसरी टाइप है स्मॉल रोमन। अब आप सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे स्मॉल रोमन के सीक्वेंस में आपका ये लिस्ट आएगा, ये स्मॉल रोमन के सीक्वेंस में। फिर इसकी जो चौथी वैल्यू है वो है आपकी कैपिटल रोमन। ठीक है, कैपिटल रोमन। अब आप सेव करके रन करेंगे तो अब आप क्या देखेंगे कि आपकी जो लिस्ट है वो कैपिटल रोमन के फॉर्मेट में आ रही है, 1 2 3 कैपिटल रोमन के फॉर्मेट। ठीक है,
तो इसकी जनरली 4 वैल्यूज़ हैं, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल रोमन, कैपिटल रोमन। बट इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो भी आप चाहें तो दे सकते हैं, दें या ना दें फिर भी वो 1 2 3 के इस सीक्वेंस में आएगा। तो मैंने टाइप में पास कर दिया 1, आप क्या देखेंगे ये 1 2 3 के सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, सेव किया, रन करा है, तो ये 1 2 3 के यहाँ पे सीक्वेंस में आएगा क्योंकि मैंने टाइप की वैल्यू दे दी है 1। लेकिन आप यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे, एक और आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हम टाइप की वैल्यू 1 दे रहे हैं या अदर टाइप दे रहे हैं तो वो उसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है जो हम पहले वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो 50वें नंबर से स्टार्ट हो, 100 नंबर से स्टार्ट हो, 200 से स्टार्ट हो। मीन्स मेरे दिए गए किसी पोजीशन या मेरे दिए गए किसी नंबर के बाद से स्टार्ट हो। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज किया जाता है जिस एट्रीब्यूट का नाम है स्टार्ट एट्रीब्यूट। जैसे हमारी अभी जो लिस्ट स्टार्ट हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट 1 से हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी लिस्ट 50 से स्टार्ट हो। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट में पास कर दिया 50। अब मैंने यहाँ पे सेव किया और आप देखेंगे रिजल्ट में कि आपका जो लिस्ट का आउटपुट है वो 50 के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने स्टार्ट की वैल्यू 50 दे रखी है। तो वो स्टार्ट की वैल्यू 50 देने से उसके एक एक सीक्वेंस में वो आगे को बढ़ रहा है। ये आपका काम होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट का। जो नंबर आप पास करेंगे वो उसी नंबर से स्टार्ट कर देगा। फिर यदि ऐसा भी कुछ हो पाए कि जो हमने 50 स्टार्ट नंबर दिया है, लिस्ट का डेटा ऑटोमेटिक 50 से स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि 50 से स्टार्ट हो लेकिन रिवर्स ऑर्डर में हो, जैसे 50, 49, 48, 47, 46 ऐसे करके नंबर हमारा स्टार्ट होने का वही हो लेकिन रिवर्स ऑर्डर में हो। अभी क्या हो रहा है? अभी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, एक एक का वैल्यू वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है। तो हमें यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है रिवर्स्ड। यदि आप रिवर्स्ड यूज करते हैं तो आपके लिस्ट का जो सीक्वेंस होगा वो आपके दिए गए नंबर के रिवर्स ऑर्डर में होगा। मीन्स अभी हमारा क्या चल रहा था 50, 51, 52 ऐसे करके, लेकिन अब क्या होगा 50, 49, 48। सेव किया मैंने इसको, अब रन कराएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये आपको 50, 49, 48 दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे रिवर्स्ड एट्रीब्यूट यूज कर दिया है, इसलिए ये 40, 49 को आपका आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ये था आपका OL टैग। फिर हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे DL टैग। ठीक है, DL टैग का क्या वर्क है? तो DL टैग का जनरली वर्क होता है मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट में, आज जब भी नोटबुक में लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले टाइटल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि C के बारे में बताइए, तो आप लिखते हैं सबसे पहले C, और उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आकर के थोड़ा सा स्पेस दे करके आप लिखते हैं C इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जब भी एग्ज़ाम वगैरह में लिखते हैं तो आप ऐसे ही कुछ लिखते हैं कि सबसे पहले आप अपना टाइटल या आप अपना हेडिंग देते हैं, फिर जो डिस्क्रिप्शन या मैसेज देना होता है उसके लिए आप अगली लाइन में आते हैं, और अगली लाइन में आने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे करके वो अपना काम करते हैं, काम को लिखते हैं। ये करते हैं आप, ठीक है, ये करते हैं आप। तो ये जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये जो आपको रिजल्ट दिख रहा है, इसी रिजल्ट को दिखाने के लिए या इसी रिजल्ट को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं DL टैग का, जो इस आपका तीसरा टाइप है। ये तो लिस्ट का था, लेकिन जो आपका DL है, डेफिनेशन लिस्ट जिसका फुल नेम होता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो DL टैग भी आपका पेयर टैग होता है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया DL ओपन और DL क्लोज। ठीक है, इसके अंदर आपके टाइटल को देने के लिए या आपके हेडिंग को देने के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे DT टैग, जिसका फुल नेम होता है डेफिनेशन टाइटल। इसका फुल नेम होता है डेफिनेशन टाइटल। जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल में दे दिया HTML, कि हमें HTML का डेफिनेशन लिखना है, तो सबसे पहले तो हम HTML टाइटल देंगे, फिर इस टाइटल का यदि आपको डेफिनेशन देना है
तो उसके लिए एक और टैग होता है जिसका नाम है डी टैग, इसका नाम है डी टैग। अब यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन जैसे लिखते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, और भी आप कुछ लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन दे दिया। इस डी का फुल नेम होता है डेटा डेफिनेशन। अब आप यदि इस कोड को रन करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप रिजल्ट में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले आपका टाइटल दिख रहा है या सबसे पहले आपका हेडिंग दिख रहा है, लेकिन उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो रिजल्ट है, उसकी जो कंप्लीट डिटेल है, वो नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस दे करके आ रहा है। जनरली हम लोग एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन का आंसर या उसका डिस्क्रिप्शन कुछ इसी तरीके से लिखते हैं। तो आपको कभी अपने वेब पेज में ऐसा रिजल्ट या ऐसा आउटपुट दिखाना हो तो आप DL टैग, DT टैग और DD टैग का यूज कर सकते हैं। DL मीन्स डेफिनेशन लिस्ट, DT मीन्स डेफिनेशन टाइटल और DD मीन्स डेटा डेफिनेशन। ये आप कर सकते हैं। मैं इसका फुल नेम यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये DL का नाम था डेफिनेशन लिस्ट, DT का फुल नेम है डेफिनेशन टाइटल और DD का फुल नेम है डेटा डेफिनेशन। ठीक है, ये आपका डिटेल हो गया। तो ये थे आपके टाइटल, सॉरी ये थे आपके लिस्ट, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा है UL, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा है OL और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा है DL। इस OL में हम लोगों ने टाइप पढ़ा है स्क्वायर, सेकंड पढ़ा है हम लोग सर्कल, थर्ड डिस्क। ऐसे ही अगर OL की बात करें तो इसमें टाइप A, सेकंड कैपिटल टाइप कैपिटल A, थर्ड है आपका स्मॉल रोमन, फोर्थ है आपका कैपिटल रोमन और बाय डिफ़ॉल्ट 1। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने पास किया स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब ये है कि आपकी जो लिस्ट की स्टार्टिंग है वो आपके किसी दिए नंबर से स्टार्ट हो सकती है, बस आपको यहाँ पे अपना नंबर देना है। इस रिवर्स्ड का मतलब है कि आपने जो लिस्ट का नंबर दे रखा है उसके वो रिवर्स्ड ऑर्डर में आएगा, ये आपका रिवर्स्ड है। ठीक है, इतना हो गया। तो ये था आपका लिस्ट। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हम लोगों ने 2 टैग पढ़ लिए, एक हम लोगों ने पढ़ लिया मार्क्यू, सेकंड हम लोगों ने पढ़ लिया लिस्ट के 3 टाइप। अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट या कोई नया क्वेरी आ रहा है तो वो पूछ सकता है, वो बीच में माइक ऑन करके या अपना मैसेज करके पूछ सकता है। आपने कहीं कुछ देख रखा हो, कुछ समझ रखा हो, आप वैसा चाहते हो तो मैं उस टाइप का आपको टास्क वगैरह बता दिया करूँगा। ठीक है, तो आप बीच बीच में बोल सकते हैं। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट टैग पे। नेक्स्ट टैग हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टेबल। टेबल में देखिए क्या होता है, आपने बहुत सारे वेबसाइट में देख रखा होगा कि टेबल के फॉर्मेट में डेटा हमें मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपकी बीटेक या डिप्लोमा का रिजल्ट आता है वो भी टेबल के फॉर्मेट में आता है। कि टेबल में सबसे पहले हेडिंग लिखा होता है, नेम, रोल नंबर, देन जो है कि आपका रिजल्ट लिखा होता है, किस सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं वो आपका लिखा होता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी लिखी होती हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए वेब पेज में हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है। और टेबल की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो आप बहुत बार पढ़े भी होंगे कि टेबल रो, कॉलम और डेटा का कलेक्शन होता है। जहाँ भी रो बनाओ, कॉलम बनाओ और उन रो और कॉलम में डेटा भरे हों, वो उनका जो कलेक्शन होता है वो आपका टेबल बोला जाता है। तो टेबल को बनाने के लिए जनरली आपका टेबल टैग यूज होता है। आप टेबल टैग का यूज करके टेबल को बना सकते हैं। बट इसके अंदर यदि आपको रो बनाना है तो उसके लिए आपका TR टैग यूज होता है, जिसका फुल नेम है टेबल रो। देन इसके अंदर आपने टेबल के अंदर हेडिंग भी देखा होगा, जैसे हमने बताया नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, रिजल्ट। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो आपके हेडिंग्स होते हैं टेबल के। तो इसको बनाने के लिए आपका TH टैग यूज होता है, जिसका फुल नेम होता है टेबल हेडिंग। फिर इसी के साथ साथ आपका उस टेबल के अंदर कुछ डेटा भी रखा होता है, जैसे नेम के नीचे नेम होता है,
रोल नंबर के नीचे रोल नंबर होता है, रिजल्ट के नीचे रिजल्ट होता है, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट का नाम होता है, तो वो आपके टेबल का डेटा होता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टीडी टैग, जिसका फुल नेम है टेबल डेटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया टीडी टैग, जिसका फुल नेम होता है टेबल डेटा। तो ये जो तीनों टैग हैं ये आपके टेबल टैग के अंदर ही यूज होते हैं। चलिए, तो एक नया पेज हम लोग लेते हैं जिसमें टेबल बनाना सीखते हैं, या टेबल का जो फॉर्मेट होता है उसको हम लोग बनाना सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे HTML टैग को ओपन किया, HTML टैग को क्लोज किया, देन मैंने यहाँ पे हेडर टैग को ओपन किया, हेडर टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग को ओपन किया, एंड मैंने यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज किया। सेव किया मैंने इसे, तो इसका फिर से मैं अलग एक नेम दूंगा, program4.html। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैंने बताया कि टेबल बनाने के लिए आपको टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे टेबल को ओपन किया और टेबल को क्लोज कर दिया। देन मैंने इसके अंदर tr टैग को ओपन किया और tr टैग को क्लोज किया, क्योंकि हर एक रो के अंदर आपका डेटा लिखा जाएगा। और आपने देखा होगा कि जो आपका टेबल बना होता है उस टेबल में सबसे पहले हेडिंग होता है। अगर टेबल का आप लाइव एग्जांपल लें तो आप ले सकते हैं कैलेंडर का। आपने देखा होगा कि आपके सिस्टम में भी कैलेंडर होता है, तो ये भी आपका एक टेबल के फॉर्मेट में ही बना हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर उसके बाद उनके भी यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। तो ये जो डेट लिखा हुआ है ये आपका डेटा है, और ये जो MOTU मतलब मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ है ये आपके उस टेबल का हेडिंग है। और जो ये आपका पूरा हेडिंग और टेबल है ये आपका कंप्लीट टेबल बोला जाएगा। इसमें जो ये सीक्वेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेबल का रो, इसको बोलते हैं टेबल का रो। और ये जो आपका ये सीक्वेंस है इसको हम लोग बोलते हैं टेबल का कॉलम। इसीलिए बोला जाता है कि रो, कॉलम एंड डेटा का जो कलेक्शन होता है वो टेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने tr टैग को लिया। tr के अंदर सबसे पहले हमें क्या दिखाना होगा, एक हेडिंग दिखानी होगी कि आप जो अपना टेबल बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी हेडिंग है। तो मैंने th टैग ले लिया। अब इस th में सबसे पहले मैंने पास कर दिया नेम, फिर यहाँ पे मैंने th टैग को अगेन ओपन किया और फिर से क्लोज किया। यहाँ पे मैंने दे दिया मोबाइल, फिर से मैंने th टैग ले लिया, इसको ओपन किया और इसे क्लोज किया, और यहाँ पे मैंने दे दिया सिटी। अब आप इसे यदि पेज को रन करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपको एक रो के अंदर 3 हेडिंग दिखेंगे। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे कि आपको 3 हेडिंग, सबसे पहले नेम, देन मोबाइल और ये देन सिटी। ये थोड़ा बोल्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने th टैग को यूज कर रखा है इसलिए बोल्ड आ रहा है। अब हमें इनके नीचे, नेम के नीचे नेम आना चाहिए, मोबाइल नंबर के नीचे मोबाइल नंबर और सिटी के नीचे सिटी आना चाहिए। तो जब भी आपको टेबल के अंदर किसी डेटा के नीचे डेटा रखना हो, मतलब आपको एक नया रो बनाना पड़ेगा। यदि आप उसी रो के अंदर डेटा को रखेंगे तो वो जस्ट हेडिंग के बगल में आते चले जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो डेटा रखना है वो न्यू लाइन में रखना है। तो जब भी आपको न्यू लाइन बनानी हो तो आप हमेशा tr टैग को ओपन करेंगे और tr टैग को क्लोज करेंगे। जितनी बार आपको बनाना होगा उतनी बार। फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे td टैग ओपन और td टैग क्लोज। मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, देन मैंने यहाँ पे मोबाइल दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ एक रैंडम डेटा डाल दिया। आप सही सही डेटा डाल सकते हैं। अब जब मैंने इसको सेव किया, रन कराया, तो इस न्यू tr का मतलब है कि एक नए लाइन में आएगा, नए लाइन में आएगा और उनके नीचे आएगा। जैसे ये सेव करके मैंने रन किया तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नेम के नीचे नेम आ रहा है, मोबाइल के नीचे मोबाइल आ रहा है और सिटी के नीचे सिटी आ रहा है। लेकिन ये जो डिटेल आपको दिख रही है वो एक सिंगल यूजर की डिटेल आ रही है, ठीक है, वो एक सिंगल यूजर की डिटेल आ रही है। यदि हमें और मल्टीपल यूजर की डिटेल दिखानी हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें फिर से tr टैग को लेना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे अगेन आपको देना पड़ेगा td टैग ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे आपको एक सेकेंड यूजर की डिटेल पास करनी पड़ेगी। मीन्स जितनी बार आपको नया डेटा लेना होगा उतनी बार आपको tr टैग को ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट यूजर का सिटी दे दिया, तो अब आप देखेंगे कि
एक यूज़र के बाद सेकेंड यूज़र आपका आ जाएगा ये। लेकिन आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि जो आपका ये टेबल दिख रहा है वो थोड़ा फॉर्मेटेड वे में नहीं है। इसमें लखनऊ इधर भी जा रहा है, ये मोबाइल नंबर इधर को भी जा रहा है, सेपरेट नहीं दिख रहा है कि कौन सा डेटा किस हेडिंग का है। अगर हमें ये दिखाना हो कि कौन सा डेटा किस हेडिंग का सेपरेट दिखे, तो इसके लिए आप यहाँ पे टेबल का एक और एट्रीब्यूट बना हुआ जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर। इस बॉर्डर के अंदर यदि आप वैल्यू 1 पास करते हैं तो आपके टेबल के चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाएगा। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे कि टेबल का चारों तरफ बॉर्डर आ गया। बॉर्डर उतना ही एक्सेप्ट हो रहा है जितना डेटा आपका बड़ा। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये डेटा एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, एक हेडिंग के हैं। फिर यदि आपको इस टेबल की विड्थ थोड़ी बढ़ानी हो, क्योंकि विड्थ कितनी है जितना हम लोगों ने डेटा को दे रखा है, यदि आपको इसकी विड्थ बढ़ानी हो तो यहाँ पे आप विड्थ प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, जिसकी आप वैल्यू दे दीजिए। जैसे 50% की स्क्रीन के हाफ में दिखे तो मैंने ये 50% दे दिया। यदि आपको इस टेबल का बैकग्राउंड कलर देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया बीजी कलर, तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया येलो। सेव किया और रन कराया तो आप देखेंगे इसका ये कलर आया येलो। ठीक है। आपको यदि टेबल के बॉर्डर का कलर देना हो तो यहाँ के लिए भी एक एट्रीब्यूट का ऑप्शन है जिसका नाम है टेबल बॉर्डर। मैंने पास कर दिया यहाँ पे रेड। सेव किया, रन कराया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सॉरी ये एट्रीब्यूट नहीं होता है। एट्रीब्यूट का नाम है बॉर्डर कलर, जिसकी वैल्यू मैंने दे दिया रेड। तो आप देखेंगे कि आपके टेबल का बॉर्डर का कलर भी चेंज हो जाएगा। आप यदि अपने इस टेबल को लेफ्ट में नहीं रखना चाहते हैं, आप सेंटर में या राइट में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास एट्रीब्यूट बना हुआ है जिस एट्रीब्यूट का नाम है अलाइन। इस अलाइन एट्रीब्यूट की पहली वैल्यू होती है लेफ्ट, जो बाय डिफ़ॉल्ट दिख रही है। सेकेंड वैल्यू होती है सेंटर। इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा टेबल सेंटर में चला जाएगा। और इसकी जो तीसरी वैल्यू होती है वो होती है आपकी राइट। राइट का यूज करने से क्या होगा कि वो आपके वेब पेज के राइट में चला जाएगा जैसे ही। तो यहाँ पे अलाइनमेंट भी आप अपने टेबल का सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा अलाइन एट्रीब्यूट। फिर इसमें और भी एट्रीब्यूट यूज होते हैं। जैसे देखिए, आपको यदि इस सेल या इस कॉलम के बॉर्डर और टेबल के बॉर्डर के बीच में स्पेस देना हो, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल स्पेस। एक्सटर्नल स्पेस इन द सेंस आपके इस सेल के बॉर्डर और आपके इस टेबल के बॉर्डर के बीच में यदि हमें स्पेस देना हो, इधर स्पेस देना हो, यहाँ स्पेस देना हो, अंदर नहीं, उस सेल के बाहर, नेम वाले या मोबाइल वाले या सौरभ या गोपाल का जो सेल बना हुआ है, जो ब्रैकेट बना हुआ है, उसके बाहर आपको स्पेस देना हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जिस एट्रीब्यूट का नाम है सेल स्पेसिंग। मैंने पास कर दिया यहाँ पे 5 पिक्सल कि सेल के बाहर स्पेस हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल के बाहर 5 पिक्सल का स्पेस हो गया। यदि आपको वही स्पेस सेल के अंदर करना हो तो उसके लिए भी आपके पास एट्रीब्यूट है जिसका नाम है सेल पैडिंग। और मैंने यहाँ पे पास किया अगेन 5 पिक्सल। तो आप क्या देखेंगे कि सेल के अंदर आपको स्पेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेल पैडिंग दे रखा है। तो यहाँ पे आप अंदर देख पा रहे होंगे कि ये सेल के अंदर आपका स्पेस आ गया है। ये कैसे आया है? तो मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है। फिर इनमें से कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो टेबल टैग के अलावा TR टैग, TH टैग और TD टैग में भी यूज हो सकते हैं। जैसे आपको यदि पूरे टेबल का कलर नहीं चेंज करना है, आपको केवल और केवल इस रो का कलर चेंज करना हो, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप चाहें तो केवल और केवल एक रो का भी कलर चेंज कर सकते हैं। आपको उस TR के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ भी आप BG कलर को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने टेबल टैग के अंदर BG कलर को यूज किया है, आप उसी तरीके से यहाँ पे TR के अंदर BG कलर यूज कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर आपको कलर देना हो तो आप TH और TD के अंदर भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे BG कलर दिया ऑरेंज। ठीक है। सेव किया मैंने, यहाँ पे रन कराया तो आप देखेंगे आपको ऑरेंज कलर दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने TR के अंदर केवल BG कलर दिया है। यदि आपको किसी पर्टिकुलर सेल का कलर चेंज करना हो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी आप BG कलर यूज करिए और आप दे दीजिए कलर का नाम। आप देखेंगे उस पर्टिकुलर सेल का भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि मैंने उस पर्टिकुलर सेल में भी बीजी कलर को यूज कर दिया है। तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो मल्टीपल टैग में काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सभी टैग में करें, बट मल्टीपल टैग में यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेबल का प्रोसेस था कि सबसे पहले आपको टेबल टैग लेना है, देन आपको उसके अंदर बॉर्डर लेना है, सॉरी टीआर लेना है, टीआर के अंदर आपको टीएच लेना है, टीएच के अंदर आपको टीडी लेना है, और टीडी के अंदर आपको जो डिटेल दिखानी है या जो डिटेल लिखनी है वो लिख देना है। तो आपका टेबल बन जाएगा। लेकिन यदि आपको टेबल को थोड़ा और उसका आर्किटेक्चर सही करना है तो आप बॉर्डर का यूज कर सकते हैं टेबल का बॉर्डर देने के लिए, आप विड्थ का यूज कर सकते हैं टेबल के विड्थ को बढ़ाने के लिए, आप बीजी कलर का यूज कर सकते हैं टेबल के बैकग्राउंड कलर को देने के लिए, बॉर्डर कलर यूज कर सकते हैं कि जो टेबल पे बॉर्डर आ रहा है उसका भी कलर चेंज हो जाए हमारे अकॉर्डिंग, वो भी दे सकते हैं आप। सेल स्पेसिंग, इसका आप काम कर सकते हैं सेल के एक्सटर्नल या सेल के बाहर स्पेस को देने के लिए। फिर आप यूज कर सकते हैं सेल पैडिंग, मतलब सेल के अंदर स्पेस देने के लिए आप यूज कर सकते हैं सेल पैडिंग। तो ये थे आपके एट्रीब्यूट्स जिनका यूज होता है आपके टेबल को बनाने में। आप इनका यूज करके टेबल को बना सकते हैं, टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो आपका टेबल कैलेंडर के फॉर्मेट में हो, आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट के फॉर्मेट में हो, या आपको किसी भी टाइप की डिटेल को शो करने की बात हो, आप वहाँ पे टेबल टैग को यूज कर सकते हैं और उनके अंदर आप इन टैग्स को यूज कर सकते हैं, जिससे आपका टेबल बन जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट या किसी नई तरह की क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, किसी को भी नहीं है। चलिए आगे बताता हूँ मैं। फिर आपने टेबल जो देखा होगा, अभी जो हम लोग टेबल देखे हैं उसमें हम लोग क्या देख पाए हैं कि टेबल का जो डेटा है जस्ट टेबल के नीचे दिख रहा है ना, नेम के नीचे नेम दिख रहा है, मोबाइल के नीचे मोबाइल दिख रहा है, सिटी के नीचे सिटी दिख रहा है। लेकिन बहुत जगह आपने टेबल ऐसा भी देखा होगा कि नेम के आगे ही नेम दिखता है और मोबाइल नीचे होता है उसके आगे मोबाइल दिखता है, सिटी यहाँ पे होता है और उसके आगे सिटी दिखता है। ठीक है, मतलब हेडिंग जो है वो आपका रो के भी यहाँ पे ना हो करके वो कॉलम के अकॉर्डिंग हो जाए, ऐसा बनाना हो तो आप उसको कैसे बनाएंगे उसको आप समझिए। उसके लिए भी मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, एक टेबल को ले रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो अभी हमने टेबल बनाया है, ये हमारा जो टेबल दिख रहा है, जो हमारा टेबल दिख रहा है उसको अगर हमें दिखाना है या उसको हमें समझाना है तो हम उसको कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे। लेकिन जो टेबल की हेडिंग होगी वो एक के नीचे एक दिखेगी, एक के बगल एक नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टीआर टैग लेंगे, टीआर टैग को क्लोज करेंगे और जो हमारी हेडिंग टीएच होगी उसको हम लोग यहाँ पे फिर से लेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे अगेन अपना नेम। जब इसको हम रन करेंगे तो हमारा नेम डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे डिस्प्ले हो गया। बट इस बार जो नेम है, हमारा जो डेटा है वो हमें इसके आगे दिखाना है, इसके आगे, नीचे नहीं। जबकि यहाँ पे नीचे में दिख रहा था ना, इसके आगे दिखाना है। तो आगे दिखाने के लिए जो तो इसके लिए यहाँ पे हम टीडी ले लेंगे और टीडी हम यहीं पे दे देंगे। मैंने यहाँ पे दे दिया टीडी, जैसे मैंने दे दिया नेम गोपाल। अभी तक हम टीडी क्या कर रहे थे, हम एक अलग रो में बना रहे थे ना टीडी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने टीआर के अंदर ही टीएच और टीडी दोनों को ले रखा है। अब आप देखेंगे कि जो डेटा होगा वो जस्ट आपके नेम के सामने दिख जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेम के नीचे मोबाइल को दिखाना है, मोबाइल, और उसके आगे हमें मोबाइल नंबर डिस्प्ले करना है। तो आपको यहाँ पे फिर से टीआर लेना पड़ेगा, टीआर को क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको टीएच लेना पड़ेगा, देन टीएच को क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पे आप लेंगे मोबाइल और यहाँ पे आप देंगे टीडी टैग ओपन, टीडी टैग क्लोज, और यहाँ आप पास करेंगे अपना मोबाइल नंबर। मैंने पास कर दिया तो अब आपको क्या दिखेगा कि वो मोबाइल नंबर विजिबल हो गया। अब इस मोबाइल के नीचे हमें क्या दिखाना है, सिटी दिखाना है। नेक्स्ट लाइन में दिखाने का मतलब कि न्यू फिर से टीआर। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा टीआर का कॉन्सेप्ट, टीएच का कॉन्सेप्ट वही सेम है, बट हम लोग इस बार टीएच के अंदर ही, सॉरी टीआर के अंदर ही टीएच और टीडी दोनों एक साथ यूज कर रहे हैं। जबकि प्रीवियस वाले में क्या कर रहे थे कि टीएच को अलग टीआर के अंदर यूज कर रहे थे और टीडी को अलग के अंदर। यहाँ मैंने पास कर दिया सिटी।
और सिटी मैंने पास कर दिया, तो सिटी का डेटा मैंने यहाँ पे दे दिया। अगेन सिटी, जैसे मैंने यहाँ पास कर दिया लखनऊ, सेव किया, रन किया, तो आपको दिख जाएगा वो आपका रिजल्ट। ये तो जो हमारा टेबल बना हुआ वो एक यूज़र के लिए बना, कि एक यूज़र जिसका नाम ये है, उसका मोबाइल नंबर ये है और उसकी सिटी ये है। ऐसे यदि हमें यहाँ पे दूसरा यूज़र, उसका नाम और उसका सिटी का नाम दिखाना हो तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए जो हम लोगों ने ये टीआर पहला बनाया था उसी में एक और टीडी लेंगे और यहाँ पे पास करेंगे सेकेंड यूज़र का नाम। जैसे मैंने दे दिया सौरभ, सेव किया, रन कराया, तो आपका यहाँ पे सेकेंड यूज़र का नेम आ जाएगा। अब सेकेंड यूज़र का मोबाइल नंबर दिखाना है तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे मोबाइल नंबर। मैंने यहाँ पे दिखा दिया 8009669023। आप क्या देख पाएंगे कि यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर आ गया। अब बात करते हैं सिटी की, तो यहाँ पे मैंने दे दिया सिटी। सिटी मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, दिस, सेव किया, रन किया, तो आप क्या देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका सिटी भी आ गया। तो इस तरीके से सेकेंड यूज़र का भी डेटा आ गया। फिर जो आपने एट्रीब्यूट पहले वाले टेबल में यूज किया था वही एट्रीब्यूट आपका यहाँ भी यूज होगा। मैंने सेव किया, रन किया, तो ये भी आपका उसी तरीके से डिज़ाइन हो गया। तो इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि सबसे पहले आपका हेडिंग दिख रहा है, उसके नीचे आपकी डिटेल आ रही है, लेकिन इसमें क्या है कि हेडिंग के जस्ट आगे आपकी डिटेल आ रही है। तो ऐसा फॉर्मेट आपको कहीं पे मिल सकता है जहां आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है और आपको यूज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। हम लोगों ने आज मार्क्यू टैग पढ़ा है, किसी टेक्स्ट को वन साइड टू अदर साइड मूव करने के लिए। हम लोगों ने लिस्ट का फॉर्मेट पढ़ा है जो आपने देखा है, और हम लोगों ने टेबल पढ़ा है। इन तीनों से रिलेटेड मैं आपको ग्रुप में टास्क भेजूंगा। उस टास्क को आपको करके आपको उसी ग्रुप में ही शेयर करना होगा विद नेम, आपको अपने नेम से। अगर आपको उस टास्क के बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप नेक्स्ट सेशन में उस टास्क को पूछ सकते हैं, या आप यदि बना रहे हैं एट द टाइम भी आप फंस रहे हैं तो आप ग्रुप में वो क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में आंसर दूंगा, या आप मुझे पर्सनल भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको आंसर उसका दूंगा। तो आप कभी भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं जो आपको टास्क आज से दिया जाएगा। इससे पहले मैंने आपको टास्क नहीं दिया था क्योंकि हम लोगों ने बेसिक टैग को पढ़ा था इसलिए। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना रख रहा हूँ फिर से, और फिर हम लोग कल कनेक्ट होंगे और आगे के टैग्स जो होंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं कि सभी लोग थोड़ा रेगुलर हो जाएं और चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आए। देन हम लोग इस टाइम को और बढ़ा लेंगे और भी जो है कि चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सभी को समझ में आया होगा। कहीं भी आपको कोई डाउट है तो अभी आप अपना क्वेश्चन कर सकते। और आज की क्लास मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ।